21 जुलाई साल 2025। हर रोज की तरह आकांक्षा की माँ अपनी बेटी को फोन करती हैं, जो फिलहाल हनुमंत विहार में अपने बॉयफ्रेंड सूरज के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और हमीरपुर रोड पर स्थित कान्हा रेस्टोरेंट में दोनों जॉब करते थे। इस बात की जानकारी आकांक्षा की माँ और बड़ी बहन को भी थी और वो रोज उसका हाल चाल पूछने के लिए उसे फोन करते थे। लेकिन 21 जुलाई को जब आकांक्षा की माँ अपनी बेटी को कॉल लगाती है तो वो फोन नहीं उठाती और पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। और 22 जुलाई को भी आकांक्षा की कोई खैर खबर नहीं मिलती। ये देखकर वो उसके बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, जो खुद आकांक्षा को ढूंढ रहा था, लेकिन वो गई कहाँ और जब मिली तो किस हाल में मिली, ये सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस केस फाइल की शुरुआत होती है कानपुर के रूरा थाना क्षेत्र में मौजूद सुजनीपुर गांव से, जहां आकांक्षा नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसकी उम्र करीब 20 साल थी। आकांक्षा की मां विजयश्री उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो घर में सबकी लाडली थी, जो पढ़ाई में भी काफी होशियार थी और घर की माली हालत को वो सुधारना चाहती थी, क्योंकि आकांक्षा के पिता इस दुनिया में नहीं थे और घर की सारी जिम्मेदारी भाई के कंधों पर थी, जो उतने ही पैसे कमा पाता था जिससे घर का खर्च चल जाए, जबकि बाकी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती थी। इसलिए आकांक्षा और उसकी बड़ी बहन ने अब अपने भाई का हाथ बटाने के बारे में सोचा, ताकि फाइनेंशियल कंडीशन दुरुस्त हो सके। इसी सोच के साथ दोनों बहनें बर्रा आ गईं और यहाँ पर एक किराए का घर लेकर रहने लगी, जबकि अपना खर्च उठाने के लिए आकांक्षा और उसकी बड़ी बहन ने बर्रा में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर अपनी जॉब लगा ली। एक तरफ जहाँ दोनों पूरे दिन अपनी नौकरी में व्यस्त रहती थी, तो वहीं टाइम निकालकर पढ़ाई भी करती थी। आकांक्षा मेहनती तो थी ही, पर उसे रील बनाने का भी बेहद शौक था और वो हर दिन कोई ना कोई वीडियो जरूर अपलोड करती थी, जिस पर हजारों लाइक्स आते थे। आकांक्षा की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तब तक जब तक सूरज उसकी जिंदगी में एंट्री नहीं मारता, क्योंकि उसके आने के बाद आकांक्षा की जिंदगी पूरी बदल जाती है। दरअसल सूरज फतेहपुर के बिंदकी के हरीखेड़ा गांव का रहने वाला था, जो इंस्टाग्राम पर आकांक्षा को फॉलो करता था और उसे काफी पसंद भी करता था। लेकिन आज तक सूरज ने उससे कभी बात नहीं की थी। लेकिन एक दिन उसने हिम्मत करके आकांक्षा के पास मैसेज सेंड किया और उसकी खूबसूरती की तारीफ की, और ये चीज आकांक्षा को अच्छी लगी। इसलिए वो सूरज को रिप्लाई देती है और दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो वक्त के साथ दोस्ती के रिश्ते में बदल गया। रोज मैसेजेस के जरिए बात करना, एक दूसरे की पोस्ट को लाइक करना, ये सब सूरज और आकांक्षा का रूटीन बन गया था। हाय हेलो से शुरू हुआ ये रिश्ता वक्त के साथ इतना गहरा होने लगा कि उनके बीच मोहब्बत पनपने लगी और जल्द ही दोनों को इस बात का एहसास हो गया। इसलिए सूरज ने बिना वक्त गवाए एक दिन आकांक्षा को प्रपोज कर दिया और उसे अपने दिल की बात बता दी। अब क्योंकि वो भी सूरज को पसंद करती थी, इसलिए आकांक्षा ने भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन घर दूर होने की वजह से दोनों का मिलना जुलना नहीं हो पाता था और सूरज के पास फिलहाल कोई काम नहीं था। इसलिए उसने आकांक्षा से कहा कि वो अपने रेस्टोरेंट ओनर से बात करके उसे भी वहीं नौकरी दिलवा दे। इस तरह दोनों ज्यादा से ज्यादा वक्त एक साथ गुजार सकेंगे। आकांक्षा को भी सूरज की बात ठीक लगती है, इसलिए वो अगले दिन ही अपने ओनर से बात करती है और सूरज को बर्रा बुला लेती है, जिसके बाद दोनों एक ही रेस्टोरेंट में काम करने लगते हैं और सूरज यहीं पर एक किराए का कमरा भी ले लेता है, जहाँ पर वो अक्सर आकांक्षा को ले जाता था। और इस बात की खबर आकांक्षा की बड़ी बहन को भी थी, लेकिन वो उससे कुछ कहती नहीं थी। धीरे धीरे सूरज और आकांक्षा का रिश्ता और गहरा होता गया और काफी वक्त ऐसे ही गुजर गया। लेकिन फिर सूरज ने वो नौकरी छोड़ दी और हमीरपुर रोड पर स्थित कान्हा रेस्टोरेंट में जॉब लगा ली, जहां सैलरी भी उसकी काफी अच्छी थी। इसलिए उसने एक दिन आकांक्षा से कहा कि तुम भी अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ दो, मैं अपने रेस्टोरेंट में तुम्हें जॉब दिलवा दूंगा, जहां पर पैसे भी अच्छे मिलेंगे। पैसों का नाम सुनकर आकांक्षा के मन में भी लालच आ गया और उसने तुरंत अपने घर वालों को इस बारे में बताया, जिसके लिए परिवार भी राजी हो गया। और अगले दिन ही आकांक्षा कान्हा रेस्टोरेंट में पहुंच गई, जहां सूरज पहले से ही मौजूद था। उसने अपने ओनर को आकांक्षा से मिलवाया और उन्होंने आकांक्षा को देखते ही उसे नौकरी पर रख लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि हमीरपुर रोड का ये रेस्टोरेंट बर्रा में किराए पर लिए गए कमरे से काफी ज्यादा दूर था और रोज के आने जाने में पैसे भी ज्यादा खर्च हो रहे थे, जबकि आकांक्षा भी काफी थक जाती थी। इसलिए सूरज ने उसे सलाह दी कि वो यहीं पर एक कमरा किराए पर ले ले, जिसके लिए आकांक्षा ने भी हामी भर ली और सूरज ने उसे हेमंत विहार में एक कमरा दिला दिया, जिसका किराया भी उसने ही दिया। अब सूरज और आकांक्षा एक ही रेस्टोरेंट में काम तो करते ही थे, साथ ही रात को सूरज ज्यादातर यहीं पर ठहरता था, जिस वजह से मोहल्ले के लोग आकांक्षा को काफी बुरी नजरों से देखते थे।
लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया, मगर घर वालों को इसकी भनक तक नहीं थी। कमरे की चार दीवारी में आकांक्षा और सूरज ने अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली थी। दोनों साथ में रहते थे और साथ ही में काम पर जाते थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था और दिन यूं ही गुजर रहे थे। आकांक्षा की माँ उसे हर रोज फोन करती थी ताकि अपनी बेटी के हाल चाल पता कर सके। वही आकांक्षा भी टाइम निकालकर उनसे बात कर लिया करती थी। लेकिन 21 जुलाई साल 2025 को जैसे मानो सब कुछ थम गया। दरअसल हर दिन की तरह आज भी विजय श्री अपनी बेटी को फोन करती हैं। ये कहानी का वही सीन है जो हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन आकांक्षा उनका कॉल रिसीव नहीं करती। ये देखकर विजय श्री को लगता है कि उनकी बेटी किसी काम में बिजी होगी, इसलिए फोन नहीं उठा रही हैं, और यही सोचकर वो अपने दिल को समझा लेती हैं। मगर काफी टाइम बीतने के बाद भी जब आकांक्षा का फोन नहीं आता तो विजय श्री को टेंशन होने लगती है। इसलिए वो अपनी बड़ी बेटी को कॉल करके उससे कहती है कि आकांक्षा मेरा फोन नहीं उठा रही है। अपनी माँ की घबराहट देखकर आकांक्षा की बहन भी उसे फोन करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और जब वो ये बात विजय श्री को बताती है तो उनकी फिक्र और ज्यादा बढ़ जाती है और उन्हें लगने लगता है कि कहीं उनकी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। आपको बता दें, विजय श्री के पास अपने बेटे का मोबाइल था जो फिलहाल काम के सिलसिले में दिल्ली गया हुआ था, लेकिन जाने से पहले विजय श्री को अपना फोन दे दिया था ताकि वो अपने बच्चों से बात कर सके। और आकांक्षा भी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन फिर भी उसने नाम नहीं बदला था, बल्कि नंबर पर अब भी भैया लिखा हुआ था और इसी नंबर से वो हर रोज अपनी माँ से बात करती थी। लेकिन 21 जुलाई का पूरा दिन बीत गया था और अब 22 जुलाई आ गई थी, पर आकांक्षा अपनी माँ को कॉल बैक नहीं करती है। वो उसे बार बार फोन लगाती है इस उम्मीद में कि शायद इस बार उनकी बात हो जाए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। और तभी विजय श्री के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि भैया मैं आपसे बाद में बात करूंगी, अभी काम की वजह से बिजी हूँ। विजय श्री इस मैसेज को बार बार पढ़ती हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आकांक्षा ने भैया क्यों लिखा। वो तो अच्छे से जानती थी कि भाई का फोन फिलहाल माँ के पास है और माँ ही इस नंबर से बात करती है, तो ऐसे में उसका भैया लिखना विजय श्री के जहन में शक पैदा कर गया। उन्हें लगने लगा कि आकांक्षा किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है और उसका फोन किसी और के पास है। ये जानने के बाद विजय श्री 24 जुलाई को पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस को कांपती हुई आवाज में बताते हुए कहती है कि उनकी बेटी आकांक्षा 3 दिन से उनका फोन नहीं उठा रही है, जरूर उसके साथ कुछ गलत हो गया है। पर पुलिस उनकी बात को सीरियसली नहीं लेती है। हालांकि शिकायत दर्ज तो करती है, पर सिर्फ नाम के लिए। जबकि विजय श्री का दिल अपनी बेटी के गम में बैठा जा रहा था, इसलिए वो सीधा पुलिस कमिश्नर के पास जाती है और उनके सामने हाथ जोड़कर आकांक्षा को ढूंढने की गुहार लगाती है, पर कोई फायदा नहीं होता। पुलिस कमिश्नर भी विजय श्री की बातों को हवा में उड़ा देते हैं और उन्हें तसल्ली देकर घर भेज देते हैं। तमाम गुहारों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, लेकिन विजय श्री हार मानने वालों में से नहीं थी। वो पुलिस की बेरुखी और लापरवाही से टूटकर भी हिम्मत नहीं छोड़ती है और फिर 1090 महिला हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करती है और अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता देती है। जिसके बाद फाइनली 8 अगस्त को आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। पुलिस विजय श्री से पूछताछ करती है और कुछ कागजी कार्रवाई करने के बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है, इस सोच के साथ कि आकांक्षा अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं चली गई होगी और बाद में खुद ही लौट आएगी। और यही बात वो विजय श्री से भी कहते हैं, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से पता था कि आकांक्षा के गायब होने के पीछे सूरज का हाथ है। दरअसल आकांक्षा की बड़ी बहन ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया था कि सूरज और आकांक्षा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन उनके बीच आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है। ऐसे में जब आकांक्षा लापता होती है तो उसकी बड़ी बहन और माँ का शक सूरज पर ही जाता है। इसलिए अब आकांक्षा की बड़ी बहन सूरज को फोन करती है और उससे आकांक्षा के बारे में पूछती है। तब वो उसे बताता है कि हम दोनों के बीच 21 जुलाई को थोड़ी बहस हो गई थी, जिसके बाद आकांक्षा घर छोड़कर चली गई, लेकिन कहाँ तो वो भी इस बारे में नहीं जानता। सूरज आगे ये भी कहता है कि मैं खुद आकांक्षा की तलाश में जुटा हुआ हूँ, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। इतना कहकर वो फोन काट देता है और आकांक्षा के मिलने की उम्मीद में पूरा 1 महीना गुजर जाता है। अब सितंबर आ चुका था, पर विजय श्री को अपनी बेटी की कोई जानकारी नहीं मिली थी, बल्कि उनका शक अब भी सूरज पर ही था। इसलिए वो हनुमंत विहार थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा देती हैं, जिसके बाद पुलिस भी कोई ढिलाई न दिखाते हुए सूरज के मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड और उसकी लोकेशन को खंगालना शुरू कर देती हैं, जिसमें सूरज और आकांक्षा की लोकेशन 21 जुलाई के दिन एक ही जगह पर दिखाई देती है। बस यही सबूत पुलिस के लिए हथियार बन गया और उन्होंने बिना देरी किए सूरज को हिरासत में ले लिया
पुलिस ने जब उससे आकांक्षा के बारे में पूछा तब सूरज ने वही कहानी सुनाई जो पहले आकांक्षा की बड़ी बहन को सुनाई थी, लेकिन उसकी आवाज में डर और माथे के पसीने ने सब बयां कर दिया। सूरज समझ चुका था कि अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया और कहा कि हाँ, मैंने ही आकांक्षा को गला दबाकर मारा है। लेकिन क्यों? यही सवाल जब पुलिस ने सूरज से किया तो उसने एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाई जिसे सुनकर थाने में मौजूद पुलिस वाले भी दंग रह गए, जबकि आकांक्षा की मां और बहन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दरअसल सूरज ने पुलिस को बताया कि उसकी मुलाकात आकांक्षा से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और ये हमीरपुर रोड पर स्थित कान्हा रेस्टोरेंट में काम करने लगे। दिन भर तो ये साथ में रहते ही थे, साथ ही शाम को भी सूरज आकांक्षा के घर पहुंच जाया करता था और फिर दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया। कुछ वक्त तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन एक दिन आकांक्षा ने सूरज के फोन में किसी दूसरी लड़की के मैसेजेस पढ़ लिए जो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि सूरज का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। ये जानने के बाद आकांक्षा को बहुत दुख होता है और वो तुरंत ही सूरज के पास जाकर उससे मैसेजेस के बारे में पूछती है, जिस वजह से दोनों के बीच काफी झगड़ा होता है जो वक्त के साथ बढ़ता चला जाता है। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट में अब भी आकांक्षा सूरज से ठीक से बात नहीं करती थी और अब ये बात सूरज को अंदर ही अंदर सता रही थी, क्योंकि वो किसी भी हाल में आकांक्षा को खोना नहीं चाहता था। इसलिए वो बार बार उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक भी बात का जवाब नहीं देती है, क्योंकि आकांक्षा को उम्मीद नहीं थी कि सूरज उसके साथ ऐसा कर सकता है। इसी तरह 21 जुलाई को जब दोनों रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं तो सूरज फिर आकांक्षा के पास जाता है और उसे समझाने लगता है, पर आकांक्षा साफ शब्दों में सूरज से कह देती है कि तुमने मेरा फायदा उठाया है, शादी का झांसा देकर मेरे साथ रिलेशनशिप बनाया और अब किसी और के साथ तुम अफेयर चला रहे हो। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी और तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगी। ये सुनकर सूरज को भी गुस्सा आ जाता है और दोनों में हद से ज्यादा लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि जब वो रात को घर लौट कर आते हैं तब भी कहासुनी चलती रहती है। बात इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि नौबत हाथापाई तक आ जाती है और सूरज गुस्से में आकांक्षा को बहुत मारता है, पर फिर भी वो चुप नहीं होती, जिस वजह से सूरज अपने दोनों हाथों से उसका गला दबा देता है और कुछ ही मिनट में आकांक्षा की जान चली जाती है। लेकिन सबसे बड़ा डर था कि वो उसकी बॉडी को छुपाए कहाँ, इसलिए वो अपने एक दोस्त आशीष को फोन करता है जो जाफरगंज में खानपुर कदीम का रहने वाला था। सूरज आशीष को तुरंत हेमंत विहार आने के लिए कहता है, जिसके बाद आशीष और सूरज मिलकर आकांक्षा की बॉडी को एक सूटकेस में डालते हैं और रात के करीब 2:30 बजे बाइक के जरिए सूटकेस को घर से करीब 100 किलोमीटर दूर बांदा जिले के चिल्ला पुल के पास ले जाते हैं और पुल के ऊपर से यमुना नदी में फेंक देते हैं। आपको बता दें कि आकांक्षा की बॉडी को सूटकेस में डालने से पहले सूरज ने उसके साथ एक सेल्फी भी ली थी। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे आकांक्षा को मारने का कोई पछतावा नहीं था और न ही उसने सोचा था कि पुलिस उसे कभी पकड़ पाएगी, जिसके लिए उसने एक बेहतरीन चाल चली थी। दरअसल सूटकेस को नदी में फेंकने के बाद सूरज वापस अपने घर आ गया और कई दिनों तक आकांक्षा का फोन इस्तेमाल करता रहा। उसी ने आकांक्षा की मां को मैसेज सेंड किया था ताकि उन्हें लगे कि वो जिंदा है और सही सलामत है। वो व्हाट्सएप स्टेटस पर पुरानी तस्वीरें भी लगाता था, लेकिन अब उसे कहीं न कहीं पकड़े जाने का डर सताने लगा था। इसलिए वो 25 जुलाई 2025 को आकांक्षा के फोन को लेकर कानपुर सेंट्रल स्टेशन जाता है और मुंबई जाने वाली एक ट्रेन में फोन छोड़ देता है, ताकि पुलिस जब आकांक्षा के फोन की लोकेशन चेक करे तो उन्हें अलग अलग जगह की लोकेशन मिले। जैसे ही ट्रेन चली, आकांक्षा का फोन मुंबई की तरफ बढ़ने लगा और कुछ ही घंटों बाद रिकॉर्ड में आकांक्षा की आखिरी लोकेशन मुंबई दिखाई देने लगी, जिस वजह से पुलिस भी चकरा गई। लेकिन जब उन्होंने सूरज की कॉल डिटेल्स और लोकेशन को खंगाला और उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, तब सारा सच सामने आ गया। पुलिस ने बाद में आकांक्षा की बॉडी को बरामद भी कर लिया और सूरज और आशीष दोनों को जेल भेज दिया। लेकिन अब देखना यह है कि उसे क्या सजा मिलती है। वैसे आपके हिसाब से ऐसे दरिंदे को क्या सजा दी जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो।